हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत करेंगे टॉप 4 के साथ। जी हां, जो सबसे पहली खबर है वो सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाने वाली 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग कानून नहीं बना सकते। हनुमान जयंती पर हिंसा और हंगामे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है। बिहार हिंसा पर ओवैसी के बयान से नाराज नीतीश कुमार ने उन्हें केंद्र सरकार का एजेंट कहा, जिस पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के पुराने साथी हैं। राम के बारे में विवादित नारेबाजी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यूपी के रायबरेली में केस दर्ज कर लिया गया है। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर बिहार की सियासत उबाल मार रही है। आज बिहार विधानसभा में हिंसा के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और सदन के अंदर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार हो रहे हंगामे और नारेबाजी को देखते हुए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी नाराज हो गए। आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। इसके बाद स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को बोलने के लिए मौका दिया। मौका मिलते ही विजय सिन्हा ने हिंसा को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं, अब दंगाइयों को बचाते हैं। ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और इसके बाद स्पीकर ने बिहार हिंसा पर पूछे गए सवाल पर सरकार को जवाब देने के लिए कहा, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जवाब देने के लिए खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने फिर से हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। महोदय, ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है। विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। ये देखकर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी भड़क गए। उन्होंने मार्शल्स को आदेश दिया कि बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन के बाहर कर दें। विपक्ष के साथ यही व्यवहार। आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा। निकाल बाहर करो, बाहर करो। जीवेश मिश्रा बिहार हिंसा मामले में लगातार सदन में विरोध कर रहे थे। वो नीतीश कुमार से जवाब देने की मांग कर रहे थे। ऐसे में स्पीकर का आदेश मिलते ही वहां तैनात मार्शल्स हरकत में आ गए और उन्होंने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के साथ यही व्यवहार विपक्ष के साथ ये व्यवहार हो रहा है। विपक्ष के ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के साथ। बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हुई हिंसा को लेकर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। नीतीश ने कहा कि बिहार के बाहर के 2 लोग साजिश रच रहे हैं, जिसमें से एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है। 2 लोग हैं, समझ लीजिए। एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ है, एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। दरअसल नीतीश कुमार का इशारा दिल्ली में मोदी सरकार से था और दूसरा इशारा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से था, जिसका खुलासा उन्होंने तफसील से किया। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए, इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है। दरअसल कल ओवैसी ने आरोप लगाया था कि नीतीश को बिहार में हिंसा का कोई अफसोस नहीं है। नीतीश कुमार ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया तो ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाकर नीतीश कुमार ने ही उसको बिहार में मजबूत किया है और अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्हें बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। अरे भाई, हमने वाजिब सवाल उठाया था। आप आपके भतीजे को लेकर जाइए ना, उस जगह पर जाइए, मदरसा अजीजिया को जाइए,
कंपनसेशन का ऐलान करिए, पुलिस ओहदेदार जो थे जो नाकाम साबित हुए सस्पेंड करिए उनको। उस बजाय ये करने के दोनों बैठकर इफ्तार पार्टी में खजूर खा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बिहार में जानबूझकर हिंसा भड़काई गई। नीतीश ने दावा किया कि बहुत जल्द साजिश करने वालों का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन लगातार जांच कर रही है और वो खुद सबसे बात कर रहे हैं। और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि अमित शाह के सासाराम दौरे से पहले जानबूझकर वहां हिंसा कराई गई। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है। समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। नीतीश कुमार के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और नीतीश कुमार अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जोश मरने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, दंगाइयों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और सरकार का रोब होना चाहिए वो खत्म हो गया। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। ये तो पूरी तौर पर नीतीश कुमार का फेल्योर है, बिहार सरकार का फेल्योर है। जो भी कुछ हिंसा हुई है इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार सरकार की। सुशील मोदी के बयान पर नीतीश कुमार का भी जवाब आया। सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय बोलेगा तो पटिया से निकाल देगा उसको। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी बिहार का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाए, तो अब जो है दंगा फसाद, जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्योहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की मां और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। राबड़ी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी दंगे करवाती है और खुद ही शोर मचाती है। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हल्ला करता है। आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। दंगा तो वही लोग करवाता है। राबड़ी देवी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी निशाना साधा जो उन्होंने नवादा में दिया था। बीजेपी अमित शाह कह रहे हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे। गृह मंत्री की भाषा पर क्या कहिएगा? बिहार में सियासी वार पलटवार के बीच नालंदा में हिंसा के 5वें दिन भी पुलिस की छापेमारी जारी रही। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। पुलिस ने दीपनगर में बजरंग दल के मेंबर कुमार कुंदन के घर पर रेड मारी। हिंसा के आरोप में अब तक 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बिहार शरीफ में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस की फ्लैग मार्च के अलावा शहर में सद्भावना मार्च भी निकाली गई। कदम से कदम मिलाकर चले। बिहार शरीफ में स्थिति फिलहाल सामान्य है। बाजार में दुकानें खुली हैं और लोगों ने घरों से निकलकर खरीदारी भी की। हालांकि बाजार दोपहर 2 बजे तक ही खुले, उसके बाद धारा 144 लगा दी गई। 6 अप्रैल तक मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद है। हम तो मार्केटिंग के लिए निकले थे, सब्जी वगैरह खरीदने के, लेकिन बहुत शांति व्यवस्था है शहर में। वहीं सासाराम में भी स्थिति काफी सामान्य हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में दुकानें खुलने लगी हैं। कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए थे वो लोग अब लौटने लगे हैं। एसएससी के पेपर लीक के एक मामले में तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय बांदी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। बीजेपी ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर से जुड़े आतंकी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। राजौरी बम धमाके में दोनों गिरफ्तार हुए थे। अब इन्हें पकड़ने के लिए इलाके में छापेमारी चल रही है।
दक्षिण सूडान से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई। सीबीआई के बाद अब ईडी के मामले पर भी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई। ईडी के मामले में जमानत पर सुनवाई 12 अप्रैल तक टली। उधर बंगाल हिंसा की गूंज कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। हिंसा पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि कल हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके जवाब में ममता सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार को हनुमान जयंती के जुलूस के लिए 2000 आवेदन मिले हैं। कई गुमनाम संस्थाओं ने भी जुलूस की इजाजत मांगी है। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी गड़बड़ी के लिए जुलूस के आयोजक जिम्मेदार होंगे। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी। डेडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। समय सीमा से आगे जुलूस को इजाजत नहीं होगी। आयोजकों को वॉलंटियर्स के नाम प्रशासन को सौंपने होंगे। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका जताई थी। और একটা दिन আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती को लेकर हिंसा की आशंका जताई थी। आज ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से शांति और सौहार्द बरतने की अपील की। একদিকে রমজান মাস চলছে, অন্যদিকে শুভ নববর্ষ আসছে। আগামীকাল হনুমান দেবের পুজো আছে। সবাই শান্তিতে ভালো করে সবকিছু পালন করুন। শান্তিতে পালন করলে কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলা শান্তির জায়গা। कल हनुमान जयंती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी कहती है कि बंगाल, बिहार समेत सभी राज्यों को भेजी गई है। ये एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्य कानून व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था करें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। हनुमान जयंती शांतिपूर्ण माहौल में होनी चाहिए। सरकार माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखे। हर उस चीज पर नजर रखी जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। आगे बढ़ेंगे। रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त है। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर आरोप लगाया था कि रामनवमी के दौरान हिंसा में पुलिस ने दंगाइयों की मदद की और लोगों की सुरक्षा में नाकाम रही। इस चिट्ठी के मिलने के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से कानून व्यवस्था के हालात पर रिपोर्ट भेजने को कहा था। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह मंत्रालय से इसका जो है तथ्य मांगा गया है, अभी तक नहीं पहुंचा है अभी सब से, और उन्होंने जजमेंट दे दिया। ये हो सकता है कि मैं अभी भी किसी को भी दोषी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अपना चेयर का मर्यादा पालन करना है। और इस बीच बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के राज्यपाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि बंगाल के राज्यपाल हिंसा को लेकर सख्त नहीं है और उन्हें लगता है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने वैसी भूमिका निभाई जैसी पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और गोपाल कृष्ण गांधी ने निभाई थी। এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর ভূমিকা এবং পরবর্তীকালে জগদীপ ধনখড়ের ভূমিকা আমি আজকের দিনে স্মরণ করতে চাই। বর্তমান রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী বা জগদীপ ধনখড়ের যে ভূমিকা সেই রকম কোন ভূমিকা আমি ব্যক্তিগতভাবে देखते पाईनी। बंगाल के राज्यपाल ने कल ही हुगली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। कल बीजेपी देश भर में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस दौरान कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम भी होंगे। श्री रामचरितमानस से जुड़े बुक लॉन्च इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। हम हर वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सभी खुले बोरवेल्स को ढकने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को कुएं और बोरवेल्स के सर्वे करने के आदेश दिए। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी जा रही थी। ओआईसी
यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भारत के अंदरूनी मामलों में बयान जारी करना भारी पड़ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, जबकि उसके बयान को सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा बताया। अरिंदम बागची ने कहा कि ओआईसी केवल भारत विरोधी ताकतों का साथ देकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल ओआईसी ने रामनवमी के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर कहा था कि इस बवाल में केवल मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ओआईसी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मदरसा और उसके पुस्तकालय को टारगेट किया गया। ओआईसी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। इस्लामिक सहयोग संगठन लगातार भारत विरोधी बयान जारी करता रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर उसने ऐसी बयानबाजी की है। लिहाजा इस बार जब उसकी ओर से एक बार फिर भारत विरोधी बयान आया तो विदेश मंत्रालय ने उसे हद में रहने की नसीहत दे दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का कल यानी गुरुवार को 1 साल पूरा हो रहा है। कल ही हनुमान जयंती भी है और आपको याद होगा कि पिछले साल इसी दिन हिंसा भड़की थी। इसी आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि वो गुरुवार को जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब जहांगीरपुरी 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अवश्य आएं। हिंदू संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा को लेकर पोस्टर्स भी जारी किए गए और लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई। मेरा सभी हिंदू नवयुवकों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। वहीं दिल्ली में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा दिया है, तो वहीं शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और दिल्ली में हंगामे की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने आज संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की। दिल्ली पुलिस के आधा सैकड़ा जवान बाइक पर सायरन बजाते हुए गश्त करते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। यहीं पुलिस ने चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के सरकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपए की ऐसी रकम जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक ये रकम कई वर्षों से बैंकों में जमा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश की तमाम सरकारी बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट जमा था। हाल ही में सरकारी बैंकों ने ये रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी है। सबसे अधिक 8,086 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा था। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट जमा था। आरबीआई के नियमों के मुताबिक सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा रकम की जब 10 साल तक कोई खोज खबर नहीं ली जाती है तो वो अनक्लेम्ड अमाउंट बन जाता है। इसी तरह टर्म या फिक्स डिपॉजिट के मैच्योर होने के 10 साल बाद तक अगर उनका कोई दावेदार नहीं आता है तो उसे भी अनक्लेम्ड अमाउंट माना जाता है। 10 साल इंतजार के बाद इस अनक्लेम्ड अमाउंट को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। वर्ल्ड बैंक की माने तो करीब 40 लाख पाकिस्तानी गरीबी के दलदल में धंसने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2023 में गरीबी बढ़कर 37.2% होने का अनुमान लगाया है, जिसका मतलब ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 39 लाख और लोग गरीबी की चपेट में आएंगे। विश्व बैंक के मुताबिक आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जितनी जल्दी हो सके विदेशी कर्ज हासिल करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देगा कौन? IMF तब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा जब तक वो उसकी तमाम शर्तों को मानने के साथ साथ उन पर अमल नहीं करता। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान को बिना ब्याज के कर्ज देने से इनकार कर चुका है, जबकि चीन भी पाकिस्तान को किसी भी तरह का कर्ज देने से बचता नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की नाकामी का खामियाजा उसके देश की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। बाजार से आटा तो पहले से ही गायब था, अब दूसरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। क्या दूध, क्या घी, क्या चिकन और क्या सब्जियां, हर जरूरी चीज खरीदने के लिए पाकिस्तान के लोगों को 100 बार सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए।
टमाटर 30 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो बिक रहा है। नींबू 500 रुपए किलो से बढ़कर 650 रुपए किलो। केला 150 से बढ़कर 400 रुपए दर्जन हो गया है। सेब 200 से बढ़कर 450 रुपए किलो हो गया है। तेल 500 रुपए से बढ़कर 680 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लहसुन 480 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गया है। मटर 120 रुपए से बढ़कर 240 रुपए किलो, जबकि चिकन 450 रुपए किलो से बढ़कर 600 रुपए किलो बिक रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। अब इन आतंकियों के फरार होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोनों आतंकी बारामूला में पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। पुलिस अब इन आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। तो लश्कर के 2 आतंकवादी हिरासत से फरार, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बारामूला में पुलिस हिरासत से ये 2 आतंकी फरार हुए हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। बारामूला में 2 आतंकी पुलिस हिरासत से फरार हुए। इन आतंकवादियों की खोज में जगह जगह पुलिस की छापेमारी, सर्च ऑपरेशन जारी। इधर इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के उपद्रवियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। यरूशलेम में झड़प के बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर तनाव बढ़ा है। इसराइल ने एक वीडियो शेयर करते हुए फिलिस्तीनी आतंकियों के रॉकेट हमले को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी आधिकारिक यात्रा में पोलैंड पहुंचे। यहां उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एल सल्वाडोर में 1 टन से ज्यादा की कोकेन जब्त की गई है। ड्रग्स की खेप को पकड़ने के लिए सल्वाडोर की नेवी ने 23 दिनों का मिशन चलाया था। जब्त कोकेन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका के इलिनॉइस में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के साथ कई जगहों पर बिजली गिरी, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। चिली में 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए। भूकंप के दौरान घरों के अंदर रखे सामान हिलते हुए दिखे। भूकंप का केंद्र जमीन से 60 किलोमीटर नीचे था। मैक्सिको में गिरफ्तार किए गए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की मदद से दिल्ली पुलिस ने दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में पकड़ा था। और सुबह 4:30 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपक बॉक्सर को लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली में या NCR में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक बेहद खुफिया और सटीक ऑपरेशन के जरिए दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के कैनकुन से पकड़ा गया था। मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे। टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से, और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से लेके आए हैं। ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिस ने विदेश जाकर किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली NCR में एक्टिव कुख्यात गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में ये तय किया गया था कि दिल्ली NCR में सक्रिय गैंगस्टर्स के रौब को पूरी तरह से खत्म करना है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दिल्ली में एक्टिव गैंग और गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट में गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर का भी नाम था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश छोड़कर भाग चुके दीपक बॉक्सर को दबोचने की प्लानिंग शुरू की। दिल्ली पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि दीपक बॉक्सर जनवरी 2023 से मैक्सिको में रह रहा है। गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या होने के बाद उसके गैंग की कमान दीपक ही संभाल रहा था। दीपक पर हत्या, धमकी और पुलिस पर हमले जैसे कई मामले दर्ज हैं और दिल्ली पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले पुलिस की सख्ती बढ़ी तो दीपक बॉक्सर फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से भाग निकला था। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को मैक्सिको में उसके ठिकाने का सुराग मिल गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FBI, मैक्सिको पुलिस और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उसे 7 समुद्र पार जाकर धर दबोचा। कांग्रेस समेत देश के 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज करारा झटका लगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि CBI और ED समेत कई केंद्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही हैं। विपक्षी दलों की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क
दिया था कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। इस दौरान ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीवी पार्तीवाला ने सख्त टिप्पणी की और पूछा कि आखिर नेताओं और आम आदमी के लिए अलग अलग कानून क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई नेता या व्यक्ति अपना केस लेकर आता है तो हम सुनेंगे, लेकिन हम जनरल गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और सुनवाई खत्म हो गई। एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके सिंधिया ने अपने पुराने नेता पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रही है। सिंधिया यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कोर्ट पर दबाव डालने के लिए राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं की फौज लेकर सूरत पहुंचे थे। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आज देश की आम जनता की नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। सिंधिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि 55 वर्षों तक कांग्रेस की राजनीति कर चुके और एक दौर में गांधी परिवार के खासम खास रहे गुलाम नबी आजाद भी अब मैदान में उतरे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए उसकी मौजूदा लीडरशिप जिम्मेदार है। लीडरशिप में ये प्रॉब्लम है कि जो लीडरशिप को अच्छा लगता है वो सलाह वो मानते हैं, जो उनके फेवर की बात नहीं है उसको वो बुरा मानता है। तो वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। कांग्रेस को कोसने के बाद गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर और हार्डवर्किंग बता चुके हैं। दो पूर्व कांग्रेस नेताओं के बयान से चौतरफा घिरी कांग्रेस ने अब अपना बचाव किया है, जिसके लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अब सामने आए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों का जवाब दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि जो लोग अभी अभी बीजेपी में गए हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा कि लोकतंत्र की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ये पूर्ण रूपेण लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे। अभी नए नए भाजपा में गए हैं। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक दोस्ताना सलाह देंगे। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, न केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार किया और उन पर विवादित बयान दे डाला। ये कांग्रेस पार्टी की थाली में खाए हो, कांग्रेस पार्टी की मदद से बड़े हुए हो, अब समय आ गया धोखाधड़ी करने के लिए। तो हम लोग अपना गांव में कहते हैं इस तरह के लोगों को ये निमक हराम होते हैं। तो ये आजाद के साथ बंगाल में एक बात जोड़ते हैं कि आजाद को देखना चाहिए, आजाद है ये। कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है।
और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। अपनी बुक लॉन्च के मौके पर आजाद ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सरकारें बदलती हैं। आजाद ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब अध्यादेश लाए हो तो राहुल ने फाड़ कर फेंक दिया। अगर आज वो अध्यादेश होता तो राहुल गांधी बच जाते। आजाद ने शायराना अंदाज में कहा कि खुद दीवारों में छेद किया, कह रहे हो कोई देख रहा है। ये पर्टिकुलर राहुल गांधी जी का ये गलत, और आज राहुल गांधी ने आज 12 साल बाद महसूस किया। हमने 12-13 साल पहले जब हम कैबिनेट में थे तो हमने तो ऑर्डिनेंस लाया था। हमने ऑर्डिनेंस लाया था कि ये किसी न किसी वक्त हमारे ही खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा। ये सोचना कि हम पूरी उम्र भर हम ही हुकूमत करेंगे। रियल पॉलिटिशियन वो है कि हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि दूसरी पार्टी भी हुकूमत कर सकती है, और उस वक्त उन्होंने वो काट दिया, फाड़ के फेंक दिया ऑर्डिनेंस। तो आपने विड्रॉ क्यों कर दिया ऑर्डिनेंस उस समय जब आप कैबिनेट में थे? आप कहते नो वी आर नॉट विड्रॉइंग। राहुल गांधी तो कैबिनेट में भी नहीं थे। हाँ, वो कैबिनेट में नहीं थे। अब कैबिनेट की कमियां आप सब जानते हैं ना। ही शुड हैव रियलाइज, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख। अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा। तो ये तो हो गए गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा ये मेल नोएडा में स्थित एक निजी चैनल के अधिकारी को भेजा गया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धमकी भरा मेल नोएडा स्थित एक चैनल के सीएफओ को भेजा गया। ईमेल मिलते ही चैनल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी फौरन नोएडा पुलिस को दी। चैनल की शिकायत पर नोएडा सेक्टर 20 के पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल कार्तिक सिंह नाम के एक व्यक्ति की ईमेल आईडी से भेजा गया है, और ईमेल भेजने वाले व्यक्ति और धमकी के मामले की जांच के लिए नोएडा पुलिस की एक जांच टीम भी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर भगवान राम के बारे में विवादित बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिए इस बयान के बाद हिंदू युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बयान पर विवाद बढ़ा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पुरानी बात याद दिलाने के लिए नारा लगवाया था। नुकसान और फायदे के लिए नहीं था, वो पिछले दिए गए नारे का हवाला था, उसको लाभ और हानि से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 मार्च को रायबरेली में कांचीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता से विवादित नारा लगवाया था। मुलायम कांचीराम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांचीराम, मिले मुलायम कांचीराम, ये नारा गूंजा था। और गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। इस नारे का वीडियो बाहर आते ही बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। और इस मुद्दे पर बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का भी साथ मिला। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ऐतराज जताया और ट्विटर के जरिए अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने कहा कि यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवादी भावनाओं को भड़काना ही समाजवादी पार्टी का स्वभाव है। मायावती यही नहीं रुकी, एक के बाद एक 3 ट्वीट कर उस विवादित नारे से भी किनारा कर लिया। उस दौरान अयोध्या, श्री राम मंदिर और अपरकास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था वे बीएसपी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की शरारत और सोची समझी साजिश थी। मायावती के पलटवार के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी दोनों को इस नारे को लेकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिन्होंने उनके खिलाफ नारे दिए उनकी 3 बार आपने सरकार क्यों बनवाई। जिस नारे को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ वो 90 के दशक में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के दौरान दिया गया था। उस समय राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और एसपी बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी को चुनाव में मात दी थी। वहीं बेंगलुरु में म्यूजिक की आवाज कम करने पर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई।
बेंगलुरु में म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। दिल्ली में रामनवमी में लगाए गए भगवा झंडे को पैरों से कुचलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। शास्त्री पार्क इलाके में झंडे को पैर से कुचलने का वीडियो सामने आया था। बिहार के बेतिया में 11 घरों में एक साथ आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। आग से इन घरों का सामान जल गया। राजस्थान के सीकर में बदमाशों ने दुकान से 30,000 रुपए चोरी की। दुकानदार को बातों में फंसाकर एक बदमाश चोरी करता दिखा। यूपी के एटा जिले में 8 दिनों से लापता नाबालिग का कंकाल गेहूं के खेत में मिला है। परिजनों ने कपड़े के आधार पर नाबालिग की पहचान की। अब आगे की जांच जारी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट में 34 आरोप तय किए गए। उन पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी का केस चल रहा है। हालांकि कोर्ट में खुद को निर्दोष बताने के बाद 57 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप बैठे रहे। इस दौरान उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आया। लेकिन मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप की जमानत या गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं सुनाया और अगली सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए टाल दी। 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State. No matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct. वहीं मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रेग ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठे बयान दिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एल्विन ब्रेग पर डेमोक्रेट समर्थक अरबपति जॉर्ज सोरोस के इशारे पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। वो मैनहट्टन से फ्लोरिडा पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी खूब बरसे और अरबपति सोरोस के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रचने की बात कही। Beginning with the radical left George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York, who campaigned on the fact that he would get President Trump. I'm going to get him. I'm going to get him. This is a guy campaigning. डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। मार-ए-लैगो में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो बाइडेन प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो बाइडेन और उनकी पार्टी पर पिछले चुनावों में धांधली करने का आरोप भी लगाया। जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप सोमवार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के लिए निकले थे। न्यूयॉर्क में वो अपने ट्रंप टावर में ही ठहरे थे। और सुनवाई के बाद दोपहर 12:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने अपने घर मार-ए-लैगो में रात 8:15 बजे स्पीच दी। बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका नर्क में जा रहा है और दुनिया हम पर हंस रही है। जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर केस निश्चित रूप से सुर्खियां बटोरेगा। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया जा रहा है, लेकिन जो बाइडेन का इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस केस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। It's an ongoing case, so we're just not going to comment on the case specifically itself. Look, the president is going to focus on the American people like he does every day. He is not, this is not something that is a focus for him. He is going to focus on things like making sure that we continue to lower prices for the American people. 9 मई तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े सबूत पेश किए जा सकते हैं, जबकि 8 अगस्त तक ट्रंप की टीम केस खारिज करने की याचिका लगा सकती है, जिसके बाद 19 सितंबर तक ट्रंप के केस खारिज करने की याचिका पर विरोधी पक्ष दलील देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में आगे कुछ होगा?
क्या डोनाल्ड ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो क्या वो चुनावी अखाड़े में नहीं उतर पाएंगे? जानकारों की माने तो केस चलने के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो दोषी साबित हुए तो भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं होगी। दोषी ठहराए जाने पर वो सिर्फ सजा पूरी करने तक फ्लोरिडा से वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप पर 2018 में मानहानि का एक मुकदमा किया था, लेकिन इस मामले में एक दूसरी अदालत ने सुनवाई करते हुए पॉर्न स्टार के आरोपों को खारिज कर दिया था और स्टॉर्मी डेनियल्स को ट्रंप के वकीलों को भरपाई के तौर पर 98,54,000 रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पद्म सम्मान पाने वाली हस्तियों को सम्मानित किया। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया। ये सम्मान लेने के लिए मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। जैसे ही मुलायम सिंह यादव के नाम का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन को भी आज पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रवीना टंडन के कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सुपर 30 के जरिए गरीब बच्चों को आईआईटी में दाखिला दिलवाने के लिए मशहूर आनंद कुमार को भी आज पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस साल कुल 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और हम आपको बता दें कि जी न्यूज को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 18 मार्च से पंजाब पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा अमृतपाल सिंह पाकिस्तान भागने की फिराक में है। हालांकि उसकी आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर और यूपी के पीलीभीत में मिली थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहा है, जिसमें आईएसआई और देश में छिपे खालिस्तानियों के स्लीपर सेल्स उसकी मदद कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह बॉर्डर के पास किसी गांव में छिपा हो सकता है और मौका मिलते ही बॉर्डर पार कर पाकिस्तान भागने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी अमृतपाल और उसके मददगारों की तलाश में जुटे हैं। अटारी, अजनाला, रामदास, बाबा बकाला, खेमकरन, पट्टी, भिकीविंड, खासा जैसे इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। कर्नाटक में केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स में लोगों ने बीएसएफ का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक चुनावों को देखते हुए कोलार जिले में बीएसएफ की टुकड़ी पहुंची। कोलार के केजीएफ के नाम से मशहूर कोलार गोल्ड फील्ड्स में लोगों ने बीएसएफ का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पैराशूट में फंसे सेना के जवान को पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाया। घायल सैनिक को समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरान में हिजाब न पहनने पर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हिजाब न पहनने पर इन्हीं 2 महिलाओं पर एक शख्स ने हमला किया था। यूपी के बलिया में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने के बाद ट्रैक्टर से आग बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गांव वालों ने आग बुझा ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराबी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। वायरल वीडियो में शराबी सड़क पर लौटता हुआ दिखाई दिया था।